सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं भालचंद्र जोशी जी द्वारा रचित कहानी पिशाच। दिन बुढ़ने को आया, घर चलें। वे दोनों खेत की जिस मेड़ पर बैठे हैं वह बाएं जाकर पीछे दक्षिण दिशा में मुड़ गई थी। जिस जगह से मेड़ के पीछे पलटी थी वहीं कोने पर आम का एक किशोर पेड़ है। वे दोनों जहां बैठे हैं वहां नीम का घना पेड़ है। आम का पेड़ भी है लेकिन हटकर, नीम की छाया से परहेज पालता हुआ थोड़ी दूर। खेत की मेड़ खेत से थोड़ी ऊंचाई पर है। कुएं की खुदाई में निकले पत्थरों को खेत की मेड़ पर लंबी दूरी तक दीवार की तरह जमा दिया है। उसने सिर पर से गमछा उतार कर कंधे पर डाल लिया। एक धूसर रोशनी हरे खेत में जाने की जल्दी में फिसल रही है। उसने एक गहरी सांस लेकर रोशनी की हड़बड़ी को महसूसा, फिर दोनों हाथ पीछे मेड़ पर टिका दिए। पत्नी ने उसकी हताशा और दुख को ठेलने की नाकाम कोशिश में कहा, दिन बढ़ने को आया, घर चलें। उसने गर्दन घुमाकर पत्नी की ओर देखा। वह कातर भाव से उसे देख रही है। वह इस बात से बेपरवाह है कि खुद उसका चेहरा भी दुख से सना है। वह बोला कुछ नहीं, एक लंबी और गहरी सांस छोड़ी, जैसे उस पर सांस का भारी वजन हो जो सांस छोड़ते ही हल्का महसूस करेगा। वह धीरे से उठ खड़ा हुआ। पलटने से पहले उसने एक बार फिर खेत की ओर देखा। पौधे खासे बड़े हो गए हैं। पूरा खेत गहरे और हरे पौधों से भरा भरा लग रहा है, लेकिन वह जानता है कि यह घनी और भरी भरी हरियाली कितनी डरावनी है। वह पलटने को हुआ तो देखा कुछ एक लड़के लड़कियां खेत की दूसरी मेड़ से आ रहे हैं। वह जानता है कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं। कॉलेज की ओर से श्रमदान करने गांव आए हैं, शाम को घूमने निकले हैं। तभी पीछे चल रहा लड़का दौड़कर आगे आया और आगे चल रही लड़की से कैमरा लेकर उन दोनों के पास आ गया और चहक कर बोला, आप किसान हो? उसके प्रश्न में किसी अद्भुत के हासिल की दबी खुशी थी। गहरी हताशा के बावजूद वह मुस्कुरा दिया, बोला हाँ। लड़का खुश हो गया। उसने कहा, मैं आपका फोटो खींच लूं? क्या करोगे? उसने मुस्कुराकर पूछा। फेसबुक पर डाल दूंगा। अ रियल फार्मर इन रियल फॉर्म, अ लवली फॉर्म विद ग्रेट ग्रीनरी। लड़का उत्साह से बोला, देखना दर्जनों कमेंट्स आएंगे, सैकड़ों लाइक क्लिक करेंगे। वह कुछ नहीं समझा, इसलिए बोला भी कुछ नहीं। लड़का भी उसकी नासमझी को समझ गया और बोला, कंप्यूटर में आपका फोटो डालूंगा, दुनिया भर के लोग देखेंगे। मेरी एफबी फ्रेंड लिस्ट कितनी बड़ी है, 700 दोस्त हैं मेरे। अपने कहे पर वह खुश होकर थिरकने लगा। उसे अचरज हुआ, शादी ब्याह या दुख सुख में तो इसका घर भर जाता होगा। खुशनसीब है छोरा, खुशी में शामिल होने के लिए कितने दोस्त, दुख में सहारा देने के लिए इतने दोस्त। अपने अचरज को लड़के पर प्रकट किया तो लड़का खुश होने के बजाय हक बका गया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सारे दोस्त सुख दुख में मिलते जुलते नहीं हैं, सिर्फ कंप्यूटर पर दोस्ती है, लड़के ने समझाया। उसे सुनकर अजीब सा लगा। परिचितों का इतना बड़ा संसार, दोस्तों की इतनी बड़ी बिरादरी, लेकिन सिर्फ छाया, लगभग ढपोल शंख जैसी, जो है लेकिन दिखाई नहीं देता, जो कहता है लेकिन करता नहीं, सिर्फ बातें और बातें। लड़का और वह लड़की उन दोनों की फोटो खींचते रहे। पत्नी उसे अचरज और थकान से देखती रही। फोटो खींचकर लड़के और लड़कियां जाने लगे, तभी वह लड़का फिर पलट कर आया। यह आपकी पत्नी है? उसने उसकी पत्नी परमा की ओर संकेत करके पूछा। उसके हाँ कहने पर बोला, ये क्या करती हैं? घर के सारे कामकाज और खेत पर काम भी करती हैं, यह भी किसान है। उसने कहा तो लड़का मजाक समझा। औरत किसान कैसे हो सकती है? मर्द ही किसान होता है। लड़के ने उसके कथन को मजाक समझने पर उसकी स्वीकृति चाही। ऐसा किसने कहा? कोई नियम कायदा बन गया है क्या ऐसा? उसने पूछा तो लड़का सोच में पड़ गया। फिर सिर झटक कर बोला, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है, पर ऐसा ही माना जाता है। लड़का कुछ देर उसके जवाब की प्रतीक्षा करता रहा, फिर उसे चुप देखकर वह असमंजस से देखने लगा। आपका नाम क्या है किसान? लड़के ने बहुत विनम्रता से कहा। मुझे एफबी पर आपका नाम भी डालना पड़ेगा। वह दूर खेत में दूसरी मेड़ पर आम के पेड़ को घूरने लगा, जैसे नाम वहीं कहीं हो और बहुत शक्ति के साथ उसे लाना पड़ेगा। गोकुल,
उसने कहा तो उसे खुद अपना नाम अजनबी सा लगा। लड़का कुछ देर तक चुप रहा, फिर थोड़े संकोच से बोला, कोई प्रॉब्लम? मतलब कोई दिक्कत? शानदार बड़े और घने पौधों की फसल है, फिर भी उदास हो? गोकुल उस लड़के को चुपचाप देखता रहा। एक तो शहरी लड़का, फिर ज्यादा पढ़ा लिखा। तुम खेतीबाड़ी के बारे में कितना जानते हो? उसने लड़के से कहा तो न चाहते हुए भी स्वर में खिन्नता चली आई। फिर लड़के के बोलने से पहले कहा, इस फसल में तुम्हें क्या शानदार दिखा? घने और बड़े बड़े पौधे हैं, पूरा खेत हरा भरा है। लड़के ने उसकी उदासी पर अचरज प्रकट किया। पहले तो तुम्हें यह बता दूं कि जो तुम जानते नहीं हो कि यह कपास की फसल है, और ये पौधे बड़े और घने हैं तो भी इसमें कपास के घेटे नहीं लगे हैं, फूल नहीं आए हैं। अरे इसमें कपास नहीं लग पाया, बगैर कपास के पौधे किस काम के? कहते कहते वह लड़के की नादानी का बहाना लेकर अपनी लाचारी पर मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान कुछ ऐसी थी कि पत्नी के अलावा वह लड़की भी थोड़ा डर गई। लड़का कुछ देर हतप्रभ खड़ा रहा। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, ओह। लड़की ने लड़के का हाथ इतने धीरे से खींचा कि जैसे अनजाने किसी अपराध में शामिल हो गए हों और अब भागने में ही भलाई समझी। लड़का और लड़की दोनों धीरे से पलटे और चल दिए। गोकुल ने पत्नी का हाथ पकड़ा और घर की ओर चल दिया। घर हल्के अंधेरे में खिसक गया है। घर पहुंचे तो देखा छोटी बेटी चूल्हा जलाने की कोशिश में तवे पर जल रही रोटी को भूल चुकी है। घर में धुआं भर चुका है। परमा ने चारे का गट्ठर आंगन में फेंका और बेटी की मदद के लिए दौड़ पड़ी। लोहे की फूंकनी से जोर से फूंक मारी तो भक्क से चूल्हा जल गया। तब बेटी को भी तवे पर जल रही रोटी का ख्याल आया। उसने खिसियाकर माँ की ओर देखा। माँ ने उसे आंखों से आश्वस्त किया। मैं रोटी बना दूं? माँ ने पूछा। नहीं माँ, मैं बना लूंगी, वो तो बस चूल्हा नहीं जल रहा था, उसने माँ को आश्वस्त किया। परमा पलट गई। बेटी 12 साल की हो गई है, अभी खाना बनाना नहीं सीखेगी तो फिर कब? साल 2 साल में ब्याह हो जाएगा। पराए घर जाएगी तो मैके की नाक कट जाएगी। छोरी को रसोई का काम नहीं आता है। सोचते हुए वह घर के आंगन से चारे का गट्ठर उठाकर पीछे बंधे जानवरों को चारा देने चली गई। गोकुल आंगन में खटिया पर लेट गया। उसके अकेले के खेत की दशा ऐसी नहीं थी। गांव के 12 किसान और भी थे जिनके खेत ऐसे ही बर्बाद हो गए हैं। कृषि विभाग के अफसर के बहकावे में आकर उन्होंने खराब बीज ले लिया था। अफसर ने गोकुल सहित 13 किसानों को समझाया था। आम फसल से 3 गुना कपास पैदा होने की बात बताई थी। अखबार में छपी धार जिले की कोई खबर भी दिखलाई थी। खबर में एक किसान हंसता हुआ खेत में खड़ा था। खेत में कपास की ऐसी फसल थी जिसमें सफ़ेद कपास की बहार आई हुई थी। बीज महंगे थे। इन बीजों के लिए, इस फसल के लिए अलग से खाद की जरूरत थी। इतना पैसा कहाँ से आएगा? उसका हल भी अफसर के पास था। अगले दिन वह एक बैंक के अफसर के साथ आया। उसने बताया कि सरकार अब किसानों को कम ब्याज पर कर्जा दे रही है, तुम भी ले लो, पैसा फसल आने पर चुका देना। गोकुल भाई, ये कपास नहीं समझो पैसे की नहर खोद रहे हो, कलदार का पेड़ लगा रहे हो। इस बीज की फसल इतनी आएगी कि घर की दशा बदल जाएगी। अफसर ने उसे अग्रिम बधाई देते हुए एक सपना भी दे दिया। उसे बदले में क्या करना था? सिर्फ कर्जे के कागजों पर अपना फोटो और अंगूठा लगाना था। उसमें क्या जाता है, कोई धन तो मांगता नहीं है, क्या देना पड़ा? उसने सोचा था खेत और घर के कागज और बस नीली स्याही में अंगूठा, अंगूठे का निशान। आसान काम था, उसने कर दिया। उसके साथी किसानों ने भी कर दिया। उस समय बैंक अफसर ने जिस विनम्रता और आदर और प्रेम से समझाया था तो उसे लगा था कि कोई उसके सगे वाला उसका भला करने के लिए मिल गया है। बैंक अफसर की वाणी बहुत मीठी थी। उसकी बातों में ऐसा जादू था और उसने भविष्य का इतना खूबसूरत सपना दिखाया कि उसे लगा था इस फसल के बाद वह अपनी दोनों बेटियों के हाथ पीले कर देगा, माँ बाप को तीरथ करा लाएगा, हर बरसात में गिर जाने वाली कच्ची दीवार को पक्की दीवार बना लेगा। एक बैल अब बूढ़ा हो गया है, दम भरता है, उसकी जगह इसी मेले में दूसरा बैल खरीद लेगा। गांव के बनिए का कर्ज पिछले 5 सालों से बाकी है, इस साल चुका देगा। 2 साल से ज्यादा हो गए हैं परमा के लिए एक लुगड़ा तक नहीं खरीदा है। इस बार एक अच्छा लुगड़ा खरीद कर देगा। खुद भी एक नई कमीज खरीद लेगा। कई साल हुए बच्चों के पास जूते चप्पल नहीं है, वह भी खरीदेगा। सपनों में ऐसी कई बातें शामिल थीं, बिल्कुल छोटी छोटी, जो सुनने पर किसी को मामूली और अजीब लग सकती हैं, लेकिन वे उसके सपनों में शामिल हैं। उसने गहरी सांस ली।
कितनी खबर भेजी, खुद कितनी बार कृषि विभाग गया, वो अफसर कभी मिला ही नहीं। एक बार मिला तो ऐसे अचरज से उसकी बात सुनी कि जैसे कोई नामुमकिन सी बात कह दी हो। बोला 20 तो नंबर 1 है, ऐसा कैसे हो गया? मैं खुद गाँव आऊँगा, कल ही आता हूँ। लेकिन महीना गुजर गया, आज तक नहीं आया। करवट लेकर उसने आंगन की छोटी सी दीवार के पार देखा। राम अवतार मिस्त्री का घर है। लगभग खंडहर हो चुका है घर। पत्नी मर गई है, बच्चे दूसरे शहरों में चले गए हैं। बड़े से घर में अकेला रहता है। हर बारिश में घर की कोई एक दीवार या हिस्सा गिर जाता है। राम अवतार मलबा तक नहीं हटाता। खंडहर में तब्दील होता घर बहुत डरावना लगने लगा तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि राम अवतार की घरवाली का प्रेत उस घर में घूमता रहता है। रात को आवाज़ें आती हैं। घर में घूमता हुआ प्रेत भी बहुत से लोगों ने देखा। घर के सामने रहने वाले गोकुल को कभी प्रेत तो नहीं दिखा, लेकिन उसने ये जरूर देखा कि रात में कंदील लेकर राम अवतार घर में न जाने क्या क्या टटोलता रहता है। सामान उलटता पलटता रहता है। शाम के धुंधलके में रात का अंधेरा घुलने लगा है। गोकुल ने देखा राम अवतार अपने घर के भीतर गिरे दीवार के मलबे पर बैठा जमीन में न जाने क्या ध्यान से देख रहा है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि गली में निकलते लोग उसे देखकर हंसते या फिर डर जाते हैं। रात को तो बच्चे घर के करीब नहीं जाते, लेकिन दिन में राम अवतार को चिढ़ाते हैं। राम अवतार किसी बात पर ध्यान नहीं देता। वह सोया रहता है या फिर मिट्टी खोदता रहता है। वह शहर जाकर गृहस्थी का सामान लाता है या किसी से बुलाता होगा, क्योंकि गांव में किसी दुकान पर उसे किसी ने जाते हुए नहीं देखा। उसका खाना वह खुद बनाता है या कोई और बनाकर देता है, यह तक किसी को नहीं मालूम। सारा घर लगभग खुला हुआ था, लेकिन जीवन ढका छिपा रहस्यमय। भीतर से बेटी ने आवाज़ दी तो वह समझ गया कि रोटी बन गई होगी। वह उठकर आंगन के कोने में रखे बर्तन से पानी निकालकर हाथ मुंह धोने लगा। भीतर आकर चुपचाप बैठ गया। बेटी ने थाली परोस कर दी तो वह चुपचाप खाने लगा। बेटी ज्वार के रोटे अच्छे बना लेती है। अमाड़ी की भाजी भी अच्छी बनाई है, एकदम तेज तर्रार। छोरी जिस घर में जाएगी उसके भाग खुल जाएंगे, सोचकर मन को तसल्ली हुई। दिन भर की चिंताओं के बाद सुख का यह छोटा सा टुकड़ा उसके पास आया था। खाना खाकर वह तम्बाकू मसलता बाहर आ गया। गली में अंधेरा था, लेकिन उसे अंधेरे में चलने का अभ्यास था। चलता हुआ वह गौरी शंकर के घर तक आया। गौरी शंकर ने भी उसी अफसर के दिलाए हुए बीज खरीदे हैं। उसने सोचा गौरी शंकर से पूछने पर पता चले कि परेशानी का कोई निकाल लगा या नहीं लगा। कोई हल नहीं खोज पाएंगे तो दोनों साथ बैठ कर कल्पेंगे। साथ बैठकर दुख मनाने से दुख कम तो नहीं होगा, शायद हल्का हो जाए। गौरी शंकर घर के बाहर ओटले पर बैठा था, चुपचाप बीड़ी पी रहा था। उसे देखकर थोड़ा परे सरक कर बोला, हाँ बैठ। गोकुल उसके पास जाकर बैठ गया। देर तक दोनों में बातें होती रहीं, बेनतीजा। गौरी शंकर ने बताया कि वह तो खेत पर नहीं जाता है। खेत देखकर कलेजा जलाओ क्या मतलब। गोकुल काफ़ी देर बाद लौटा। आंगन में उसका बिस्तर लगा दिया गया था। चुपचाप सो गया। अगले दिन की सुबह उसके लिए सुखद अचरज भरी रही। कृषि विभाग का वह अफसर और बैंक मैनेजर दोनों उसके घर आए थे। उसे कहा कि वे उसका खेत देखना चाहते हैं। चिंता मत करो, बीज में कोई खराबी नहीं है, चलकर देखते हैं। बीज खराब हुआ तो पूरा हर्जाना दिलाऊंगा। अफसर उसे दिलासा देते हुए बोला। मन में फिर उम्मीद जाग गई। सभी लोग खेत पर आए। कृषि विभाग का अफसर और बैंक मैनेजर दोनों पूरे समय खेत में घूमते रहे। इतना बड़ा खेत था। दोपहर हो गई। अंत में बहुत गंभीरता से बोला, मैंने तो पहले ही कहा था बीज में कोई खराबी नहीं है। छोटा कीड़ा लगा है, फूल नहीं बनने दे रहा। दवाइयों का छिड़काव करना पड़ेगा। मुझे तो कीड़ा दिखाई नहीं दिया, गोकुल ने डरते हुए कहा। वह अफसर की नज़र और समझ पर एकाएक प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता था। ऐसे बीजों की फसल पर ऐसे ही कीड़ा लगता है। कीड़ा दिखता नहीं, लेकिन फसल के रंग को देखकर मैंने बताया। अफसर उसे समझाने लगा। फिर गौरी शंकर से पूछो, उसकी फसल पर तो कीड़े का असर साफ दिखाई दे रहा है। पत्ते मुरझाकर गिरने लगे हैं, पत्तों में छेद होने लगे हैं। फिर वह गौरी शंकर की ओर पलटा जो उनके साथ ही आया था। क्यों गौरी शंकर, ठीक है ना? जी ठीक है साहब जी। गौरी शंकर ने सहमति दी, लेकिन गोकुल को उसकी सहमति में असमंजस दिखा। इतने साल हो गए उसे किसानी करते हुए। गोकुल ने सोचा, ऐसी कौन सी बीमारी है पौधों पर जो उसे दिखाई नहीं दी, लेकिन अफसर को दिखाई दे गई। बीमारी होती तो पौधा इतना बड़ा हो जाता। उसने अपनी शंका प्रकट की। तुम्हें हम पर भरोसा नहीं? हम झूठ बोल रहे हैं क्या? तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे बुलावे पर इतनी दूर आए हैं और तुम भरोसा ही नहीं करते।
अफसर भड़क कर बोला। अफसर के गुस्से को देखकर गोकुल सहम गया। साहब जी, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, वह गिड़गिड़ाया। अफसर तुरंत नरम पड़ गया। मैं भी तुम्हें समझा रहा हूँ मेरे भाई, सरकार ने खेती किसानी का वैज्ञानिक बनाया है हमको, मुझे इतनी बड़ी नौकरी दी है, 5 साल तक कॉलेज में पढ़ाई की और ट्रेनिंग ली है। अब बताओ, खेती के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ या तुम? अफसर ने गोकुल के कंधे पर प्यार से हाथ धरा। गोकुल का मन गीला हो गया। खेती के बारे में तो आप ज़्यादा जानते हैं, मैं तो अनपढ़ हूँ, गोकुल भीगी आवाज़ में बोला। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इन पर दवाइयाँ स्प्रे करनी होंगी। दवाइयाँ थोड़ी महंगी हैं, लेकिन फसल ऐसी फलेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। कपास रखने की तुम्हारे घर में जगह कम पड़ जाएगी, अफसर ने बहुत प्यार से समझाया। गोकुल ने बताना चाहा कि दवाइयों के पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके बोलने से पहले ही बैंक मैनेजर बोल पड़ा। पैसे की तुम चिंता मत करो, जैसे वह उसके मन की बात समझ गया हो। पैसा तो तुम्हें बैंक से फिर मिल जाएगा, तुम एक आवेदन भेज दो। गोकुल को पछतावा होने लगा। व्यर्थ ही इन भले लोगों के बारे में वह गलत सोच रहा था। उसकी चिंता में इतनी दूर दौड़े चले आए, बस एक छोटा सा कर्जा और बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अपने पश्चाताप को मिटाने के लिए दोनों अफसरों से आग्रह किया कि उसके घर खाना खाकर जाएं। उसने गांव के बनिए से सामान खरीदा और परमा ने दाल बाटी और लड्डू बनाए। घर में तो जैसे त्योहार का दिन आ गया। मर चुकी उम्मीद को जैसे फिर से सांसें मिल गईं। बैंक से फिर से कर्ज मिल गया, दवाइयाँ आ गईं, छिड़काव हो गया, फसल पकने की प्रतीक्षा शुरू हो गई। वह और शेष 12 किसान रोज एक दूसरे के खेतों में जाकर फसलों को ध्यान से देखते, फिर एक दूसरे को तसल्ली देते कि जल्दी ही फसल पक जाएगी, अभी कुछ दिन तो धीरज धरना पड़ेगा। गांव में कई तरह की बातें होती, कुछ लोग उनसे ईर्ष्या भी करते तो कुछ लोग उन पर हंसते भी थे। उनका कहना था कि वे कृषि विभाग के अफसर के चक्कर में फंस गए हैं, नंबर 1 का धूर्त है। उसने बैंक के कर्ज में किसानों को गाड़कर खाद बीज की दुकानों से लेकर दवाई दुकान वाले से भी कमीशन ले लिया है। बैंक को तो कर्ज पर ब्याज मिल रहा है, फंस गए हैं सब के सब। वे सुनकर डर भी जाते थे, फिर एक दूसरे को तसल्ली भी देते थे। एक दूसरे को दी हुई तसल्ली कब तक काम आती है? धीरज कब तक धरा रहता? समय गुजरता गया, लेकिन फसल में फूल और फल नहीं आए। दिन के बाद जब महीने गुजर गए तो गोकुल की चिंता बढ़ी। वह शहर में कृषि विभाग के दफ्तर गया। पता चला कि अफसर का तबादला हो गया है। बैंक का अफसर छुट्टी पर था, उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था। कृषि विभाग में उस अफसर की जगह आए दूसरे अफसर से उसने अपनी व्यथा कही। उसने तत्काल उसे पानी पिलाया, चपरासी को चाय के लिए बोला, फिर दिलासा दिया, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं गांव में तुम्हारी फसल देखने जाऊंगा, जल्दी ही, बल्कि कल ही। सचमुच अफसर दूसरे ही दिन उसका खेत देखने आ गया। अफसर ने पूरे खेत का चक्कर लगाया, फिर मेड़ पर खड़ा होकर कुछ देर सोचता रहा। देखो भाई, ये फसल तो बेकाम है, बर्बाद हो गई है। एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि नकली बीज था। राठौड़ तो बदमाश था, चूना लगा गया तुमको। उसने पिछले अफसर को कोसा और गोकुल के पास आकर खड़ा हो गया। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, बड़े नेताओं का हाथ था उस पर, सभी को हिस्सा देता था। गोकुल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। चले जाने की आशंका तो थी ही, अब पुष्टि हो गई। वह धम से मेड़ पर बैठ गया। नया अफसर उसके निकट आया और बोला, देखो, मैं तुमको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, मेरी तो आदत है साफ बात करने की। गरीब को लूटा है सभी ने मिलकर। फिर गोकुल का हाथ पकड़कर उसे धीरे से खड़ा किया। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, इस फसल को निकाल कर फेंको। मैं तुम्हें एकदम असली बीज दिलाता हूँ, एकदम बढ़िया, 100 टन। पास के कुएं से पानी खरीद लेना, महीने 2 महीने में तो फसल शानदार तैयार। गोकुल की आंखें डबडबाईं, सिर्फ इनकार में सिर हिला। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था, पैसा नहीं हो तो चिंता मत करो, सहकारी समिति से कर्जा दिला दूंगा। अफसर ने सहानुभूति में उसके कंधे पर हाथ धर दिया। देखो, सरकार किसानों के लिए कितना करना चाहती है, तुम लोगों को फायदा उठाना चाहिए। गोकुल ने धीरे से कंधे से अफसर का हाथ हटाया। वह चुपचाप वापस पलट गया। अफसर भी धीरे धीरे उसके पीछे चल दिया। समझ गया कि वह अब नहीं मानेगा। गोकुल तो देख भी नहीं पाया कि अफसर उसके पीछे पीछे घर तक नहीं आया। थोड़ी दूर के बाद वह शहर लौट गया। गोकुल घर आकर नंगी खटिया पर लेट गया। शाम भी नहीं हुई थी, लेकिन उसे लगा घना अंधेरा हो गया है। उसे इस नए अफसर की बेशर्मी पर अचरज हुआ।
एक बार धोखा देने के बाद यह भी एक नई भाषा में नई सहानुभूति की तह चिपका कर फिर से और गहरी खाई में धकेलने की कोशिश कर रहा था। वह गले तक कर्ज में धंसा है। सरकारी अमला उसे और कितना नीचे धकेलना चाहता है? क्या इस तरह की सरकारी नौकरियों में छल और बेशर्मी की विशेषज्ञता के बगैर कोई काम नहीं होता? कहते हैं ये लोग ऊपर तक हिस्सा देते हैं। अब उसे गांव के सरपंच की बात पर भरोसा होने लगा कि बड़े नेताओं को हिस्सा दिए बगैर अफसर इतने बेलगाम और निर्दयी नहीं हो सकते हैं। निर्दयता का क्रम कितना बड़ा और कितना लंबा होता जा रहा है। नेताओं की बदमाशी और निर्दयता की बातें वह सुनता था तो इन्हें किससे समझता था, लेकिन अब वह खुद इसी तरह का एक किस्सा हो गया है। पूरी दोपहर वह यूं ही नंगी खटिया पर पड़ा रहा। परमा को लगा थका है, सो रहा है। शाम को उसने देखा तो गोकुल की देह बुखार में तप रही थी। परमा ने कहा, डॉक्टर को दिखा दो, देह में ताप है। दिखा दूंगा, कहकर वह चुपचाप दीवार को घूरने लगा। वह परमा को कैसे बताए ताप देह में नहीं मन में है, मन का ताप देह में फैल रहा है। परमा समझ गई पति दुखी है। दुख का कारण भी उसे पता चल गया था। उसे लगा था कि समय बीतेगा और दिन भर सो लेने पर पति का दुख शाम तक कम हो जाएगा। वह नहीं जानती थी कि समय ऐसे दुखों से परास्त हो जाता है और दुख कम नहीं कर पाता, खुद गुजर जाता है। समय लेकिन कैसे गुजर रहा है? कर्ज का कुआं गहरा होता जा रहा है, दुख की नदी चौड़ी होती जा रही है। दिन पिछले दिनों की सीढ़ियों पर पैर रखते आगे बढ़ते गए। खेत की फसल सूख गई तो काट कर घर ले आए। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी काम आएगी, यह सोचकर। ऐसे ही बीतते समय में अगली बुआई का समय आ गया। इस बार उसने गांव के बनिए से कर्ज लिया। बनिए ने जो खाद बीज की दुकान बताई वहीं से खाद बीज लाया। बीते दुख के दिन पिछला कर्ज स्मृतियों की तह में उतरने लगा। लेकिन कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं भूलती, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। कितने भी साल गुजर जाएं उसे सब याद रहता है। एक दिन बैंक का नोटिस आया। कर्ज की मूल रकम और ब्याज मिलाकर इतनी बड़ी राशि थी कि वह स्तब्ध रह गया। वह बैंक गया तो बैंक मैनेजर उसे पहचाना भी नहीं। फसल बर्बाद हो गई तो बैंक क्या करे? नकली बीज कृषि विभाग ने दिया तो बैंक क्या करे? बैंक के पास ऐसे ढेरों सवाल थे जिनमें सिर्फ बैंक के लिए चिंता थी। गोकुल की परेशानी के लिए उनके पास ना तो समय था ना फिक्र। ऐसे 50 केस हैं, किस किस के दुखड़े सुने और किस किस की परेशानी देखें? बैंक मैनेजर का जवाब था। नोटिस का जवाब गोकुल ने भेजा नहीं। एक आध महीना चैन से गुजरा कि एक दिन कह टूटा। बैंक की गाड़ी, बैंक वसूली के हट्टे कट्टे आदमी सभी एक साथ आए। वह कुछ कहता टोकता, तब तक तो वे लोग घर में घुस गए। गाय बैल सभी को हाँक कर बाहर लाए और गाड़ी में चढ़ा दिया। हल बखर और खेती के दूसरे औजार इकट्ठे किए और गाड़ी में रख लिए। फिर सामान की लिस्ट बनाई, पंचनामा बनाया और एक और नोटिस उसके हाथ में थमाकर चल दिए। नोटिस घर खाली करने के लिए था, 3 दिन में। साथ ही खेत की फसल जब्त करने की सूचना भी थी। एकाएक जिस तेजी से आए थे उतनी ही तेजी से चले गए, जैसे लुटेरों का गिरोह था। एकाएक आक्रमण किया, सब कुछ लूटा और चल दिए। बस फर्क इतना था कि ये लोग सब कुछ लूट कर भागे नहीं थे, इत्मीनान के साथ गए थे। गांव वालों को यह सूचना देकर, पंचनामा बनाकर कि इतने समय से कर्जा नहीं चुकाया तो वसूली हमारी मजबूरी है। लूट उनकी मजबूरी थी, सरकारी मजबूरी में कौन बोलता? फिर कर्जा लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा। सरपंच के कहते ही सभी ने सहमति में सिर हिलाए थे। परमा ने उसे दिलासा दिया कि अच्छे दिन जीवन में नहीं हैं तो क्या हुआ, दुख के दिन भी नहीं रहेंगे। ऐसा कहीं होता है कि पूरा जीवन बीत जाए और सुख का एक दिन भी नसीब ना हो? भगवान सब देखता है। पहली बार उसे संदेह हुआ, भगवान यदि देखता है तो चुप क्यों है? वह शाम को गौरी शंकर के यहाँ गया, वहाँ भी यही हाल था। उसने बताया कि मेरे पास ज़्यादा जानवर तो थे नहीं, 2 बैल थे, ले गए। मकान की जब्ती भी आएगी। कर्जा लेने वाले सभी लोगों के यहाँ बैंक की गाड़ी जाएगी। ऊपर से यमदूत चल पड़े हैं, कोई नहीं बचेगा। गौरी शंकर ने ही बताया कि बैंक की जब्ती की गाड़ी और आदमी चले गए हैं। बैंक मैनेजर गांव में ही रुका है। कृषि विभाग का नया अफसर भी आ गया है। हरिदास बीज खाद के लिए बैंक से कर्जा ले रहा है। आज दोनों अफसरों को दारू मुर्गे की दावत दे रहा है। पुराना अफसर दाल बाटी और लड्डू का शौकीन था, यह दारू मुर्गे का शौकीन है। देर तक दोनों बातें करते रहे, फिर दोनों को पता नहीं चला कि किस बात पर और कैसे दोनों रोने लगे। देर तक रोते रहे। रात के अंधेरे में उनकी रोने की आवाज़ दूर तक नहीं जा रही थी, बस दोनों एक दूसरे को सुन पा रहे थे।
काफी रात गए गोकुल उठा और घर की ओर चल दिया। गली में सन्नाटा फैला था। लोग कहते हैं रोने से मन हल्का हो जाता है। उसका मन भारी हो गया था। भारी कदमों से अपने भारी मन का बोझ उठाए वह चुपचाप चल रहा था। राम अवतार के घर के आगे उसे अंधेरा कुछ ज्यादा लगा। उसने देखा राम अवतार के घर के आंगन में खड़े नीम के पेड़ की सबसे ऊंची शाख से उतरकर एक पिशाच हवा में तैरता हुआ नीचे आया। वह डरकर खड़ा हो गया। उसे लगा उसका भ्रम है। फिर उसने देखा पिशाच टूटी दीवार के पास खड़ा है। गोकुल का डर बढ़ने लगा। गांव के लोग कहते हैं उस पिशाच की नजरें किसी पर पड़ गईं या किसी ने उससे नजरें मिला ली तो उसका बचना मुश्किल है। पिशाच कलेजा खा जाता है, खून पी जाता है, जिंदा नहीं छोड़ता है। एक एक करके उसे सारी बातें याद आ गईं। इतने सालों से वह उसके पड़ोस में रहता है, लेकिन पहली बार उसे पिशाच नजर आया था। तभी एक छोटी सी चिंगारी चमकी। गोकुल भीतर तक लरच गया। पिशाच के मुंह से आग की एक लपट उठी। उसे लगा आज जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी उसने उस लपट को धीमे होते देखा। जलती हुई तीली थी। अब उसने ध्यान से देखा। दीवार से टेक लगाए कोई आदमी खड़ा होकर सिगरेट जला रहा है। जलती तीली की रोशनी में उसने देखा बैंक मैनेजर है। बैंक मैनेजर नशे में हल्के से डोल रहा था। शायद पेशाब करने के लिए इधर अंधेरे में निकल आया था। तीली बुझने के बाद अंधेरे में बैंक मैनेजर किसी पिशाच की भांति नजर आने लगा। वह सिर झुकाए आगे बढ़ा। उसने बैंक मैनेजर से नजरें नहीं मिलाई। उसे लगा दो जलती हुई आंखें उसकी पीठ पर टिकी हैं। वह तेज कदमों से घर की ओर बढ़ने लगा। घर पहुंचा तो घर के भीतर दाखिल होते ही उसने घबरा कर दरवाजा बंद कर लिया। भय और दुख के अतिरेक में वह हाँफ रहा था। कल या परसों घर भी बैंक वाले जब्त कर लेंगे या नीलाम कर देंगे। पता नहीं क्या करेंगे। खेत की फसल भी बैंक वाले ले लेंगे। घर में क्या बचा रहेगा? घर ही कहाँ बचा रहेगा। घर न खेत, रहने को ठिकाना न खाने को। बच्चों और बूढ़े माँ बाप को लेकर वह कहाँ जाएगा? क्या ज्यादा फसल लेने की इच्छा अपराध है? उसने सोचा। अच्छे दिनों की कल्पना भी उसके लिए गलत है। उसके पुरखे भी खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करते रहे और कितना मिला? घर में 2 रोटी का जुगाड़ मुश्किल से हो पाता था। उसने अपने पुरखों से हटकर अच्छे दिनों के सपने देख लिए। सपने देखना इतना बड़ा अपराध हो गया कि वह सपनों से भी बेदखल हुआ और घर और खेत से भी। उसके पुरखे 2 रोटी के सपने में खुश थे। उसने 2 रोटी से थोड़ी बड़ी खुशी का सपना देख लिया। कितना बड़ा सपना! बेटियों के ब्याह कर सके, माँ बाप तीरथ जा सकें, पत्नी के लिए अच्छी साड़ी खरीद ले। बस उसके सपनों की 4 दीवारी इतनी ही थी। फिर भी सपने अपराध की सीमा में चले गए। उसने आंगन के पार गवान में देखा। एक भी जानवर नहीं है। पता नहीं कहाँ बंधे होंगे, क्या खाया होगा। वह आंगन की दीवार के पास टिक कर बैठ गया। गली के पार अंधेरे में देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। गली में सन्नाटा था। परमा भीतर बच्चों के पास थी। फिर धीरे से उठकर उसके पास आ गई। अब एक ही दुख के मलबे पर दोनों बैठ गए। बहुत देर तक परमा उसे दिलासा देती रही। ऐसी दिलासा जिस पर उसे खुद भरोसा नहीं था। रात गए वह उठकर बच्चों के पास चली गई। सुबह अभी ठीक से हुई नहीं थी। अंधेरे की मोटी तह थोड़ी कम जरूर हो गई थी। जानवरों को चारा डालने और दूध निकालने की रोज की दिनचर्या में परमा की नींद खुल गई। उठकर आंगन तक आई तब उसे याद आया, जानवर तो बैंक वाले ले गए। मुंह पर पानी के छींटे मारकर वह आंगन में बैठ गई। तब उसने देखा खटिया पर गोकुल नहीं है। उसने सोचा लोटा लेकर जंगल की तरफ गया होगा। इस काम के लिए एक पुराना लोटा घर में गोकुल के लिए रख छोड़ा था। लोटा अपनी जगह पर था। फिर गोकुल कहाँ गया? घर कौन सा बड़ा था? सभी दूर देखा, गोकुल कहीं नहीं था। अब उसे थोड़ी चिंता हुई। वह नंगे पैर अंधेरे में गौरी शंकर के घर गई। उसे उठाया और बताया तो वह भी चिंतित हो गया। आसपास के 2-4 घर में भी जाग हो गई। सभी खोजने लगे। एकाएक परमा कुछ सोचकर चौंक पड़ी। उसने गौरी शंकर को बताया, जरूर खेत में गए होंगे। सभी लोग खेत में पहुंचे। खेत की चारों मेड़ घूम आए, लेकिन गोकुल कहीं नहीं था। परमा रुआंसी हो गई। खेत की मेड़ पर बैठ गई। सभी ने तसल्ली दी, मिल जाएगा, कहीं और गया होगा। कहाँ? परमा के इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। गोकुल के खेत की फसल कटी हुई थी। आसपास के खेतों में फसल थी। दूसरे लोग आसपास के खेतों में तलाशने लगे। कपास की फसल कोई इतनी बड़ी तो होती नहीं कि बैठा हुआ आदमी दिखाई न दे। खोज तो सिर्फ भय और आशंका को परास्त करने के लिए हो रही थी। फिर गोकुल मिला। गौरी शंकर को दिखाई दिया। गोकुल के खेत से लगे सुंदर भाई के खेत के कुएं में लेटा था, जल की सतह पर, मुर्दा।
रात को किसी समय वह खेत में आया था। दुख और तनाव के अतिरेक में कुएं में शरण खोज ली। दुख के अंधेरे से भागकर कुएं के अंधेरे जल में छिपी मृत्यु की शरण में मुक्ति खोज ली थी। जरा भी डर नहीं लगा, जरा भी नहीं सोचा, एक बार भी कलेजा नहीं कांपा कि उसके बाद इतने बड़े घर को मैं कैसे संभालूंगी, उसके बगैर कैसे जीऊंगी, मरने से उसको तकलीफों से छुटकारा मिल जाएगा। परमा चीख चीख कर विलाप करने लगी। गौरी शंकर ने उसे सहारा देकर कुएं से दूर हटाया। दूसरे लोगों ने लाश कुएं से निकाली। गोकुल की लाश लेकर घर तक पहुंचे तो परमा बेहोश हो चुकी थी। लाश को आंगन में रखकर परमा को भीतर लिटाया। सुबह ठीक से नहीं हुई थी, पर पूरे गांव में शोर सा हो गया था। सभी गोकुल के घर के पास इकट्ठा होने लगे। गौरी शंकर ने देखा गोकुल की लाश का चेहरा पानी में धुलकर थोड़ा सफेद हो गया था। चेहरे पर अब रात का दुख और तनाव नहीं था। चेहरा एकदम शांत था। क्या सारे दुखों से छुटकारे के लिए यही एक आखिरी हल बचा है? गौरी शंकर ने सोचा, इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। सरपंच आ गया था। उसने बताया पुलिस को खबर हो गई है, पुलिस आती ही होगी, यानी लाश का क्रियाकर्म शाम तक होगा, और यदि पोस्टमार्टम देर से हुआ तो कल ही आग नसीब होगी गोकुल की लाश को। गौरी शंकर ने आंगन के पार गली की दूसरी तरफ देखा। राम अवतार का मकान अभी भी अंधेरे में डूबा है। उसे लगा इस मकान को दिन की रोशनी में भी अंधेरे से छुटकारा नहीं मिलता होगा। राम अवतार के घर की बाहरी टूटी दीवार के भीतर उनके बड़े से मलबानुमा कमरे में उसे दिखाई दिया। एक क्षण को लगा वही पिशाच है। फिर उसने ध्यान से देखा, राम अवतार था। मलबे पर बैठा नीचे मिट्टी में जाने क्या खोद रहा था। सुबह अपने साथ गांव के लिए नवीन और अचरज भरी सुबह लेकर आई। गांव में पुलिस फोर्स आ गई। गांव में कोने कोने पर पुलिस का जवान तैनात हो गया। गोकुल के घर को पुलिस ने घेर लिया था। थानेदार से लेकर पुलिस का बड़ा अफसर तक मौजूद था। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक हलकान हो रहे थे। सरपंच ने गोकुल की आत्महत्या की खबर थाने पर की थी। पटवारी ने तहसीलदार को बताया था, तहसीलदार ने कलेक्टर से, थानेदार ने एसपी को। पूरा प्रशासन हरकत में आ गया था। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री से बात की। प्रशासन को सख्त ताकीद की गई थी कि गांव में मीडिया नहीं पहुंचने पाए। चुनाव सिर पर हैं। किसान की आत्महत्या की खबर आग की भांति फैल जाएगी। किसानों के लिए की जा रही कर्जे की माफी की घोषणा या फिर 0% ब्याज पर कर्ज देने की लुभावनी घोषणा पर यह मुर्दा किसान अकेला सब पर भारी पड़ेगा। इस जिले का नहीं, प्रदेश के चुनाव पर असर डालेगा। एक गरीब लाचार किसान की मृत्यु का भूत सारे राजनीतिज्ञों को डराने लगा। राजनीतिज्ञों ने जिला प्रशासन को धमकाया। डर की ऐसी लंबी सिहरन बढ़ी कि पूरा गांव दहशत में आ गया। भारी भीड़ के बावजूद गांव में सन्नाटा था। पत्रकार या पत्रकार सा लगने वाला आदमी गांव से मीलों दूर रोक दिया गया था। गोकुल की विधवा को सुबह 5 बजे रोने से रोककर कलेक्टर ने बाहर आंगन में बुलाया। कलेक्टर के साथ दिक्कत यह थी कि उसे निमाड़ी बोली तो दूर, हिंदी भी ठीक से नहीं आती थी। कॉन्वेंट स्कूलों की चमकीली और अंग्रेजी से लिथड़ी हुई क्लास से तालीम पाए कलेक्टर ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसी अपरिचित और दुत्कार में पली बोली को पुचकारना पड़ेगा। गोकुल की विधवा रोए जा रही थी। वह जोर जोर से बैंक के अफसर और कृषि विभाग के अफसर को गालियां दे रही थी। गालियां किसी भी बोली, किसी भी भाषा के अधीन नहीं होती। वह सारी बोलियों और भावनाओं में एक जैसे आदर और स्वीकार के साथ मौजूद होती हैं। कलेक्टर गालियों को समझ रहा था, लेकिन उसका संदर्भ नहीं पकड़ पा रहा था। वह परमा के दुख को पहचान रहा था, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उसके गुस्से को नहीं समझ पा रहा था। कलेक्टर ने पटवारी से कहा। पटवारी ने परमा को समझाया। परमा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। पटवारी थोड़ा परे सरक गया। परमा उस पर झपटने वाली थी। उसके गुस्से में पटवारी की हरकत भी जुड़ गई। पटवारी के बाद तहसीलदार आया। उसने भी आत्मीयता की ऐसी भाषा में जो जुबान से बाहर आते ही बनावटीपन के कारण अशालीन लग रही थी, परमा को समझाया। इसे गोकुल की आत्महत्या मत कहो। अभी कुछ देर बाद शहर से पत्रकार आएंगे। तुम उन्हें बता देना कि गोकुल पागल था, बीमार था। पागलपन में उसने कई बार पहले भी मरने की कोशिश की थी। पागलपन बढ़ गया तो उसने फंदा लगा लिया। परमा को लगा सामने राम अवतार के घर रात में फिरने वाला पिशाच उसके सामने कई रूपों में आकर बैठा है। उसने कोई सख्त बात करने के लिए मुंह खोला तो तहसीलदार उसकी भंगिमा देखकर तुरंत बोला, पागल मत बनो, गुस्सा मत करो, समझने की कोशिश करो। तुम्हें गांव में रहना है। घर खेत सभी कुछ कर्जे में दबा है। मरने वाला तो चला गया। तुम अपने घर परिवार की फिक्र पालो।
तहसीलदार की भाषा में एक ऐसी कोमलता थी जो प्रलोभन के प्रकाश में भविष्य के अंधकार को विकराल करके बता रही थी। कलेक्टर एक कोने में खड़ा बेचैनी से सारी कार्यवाही को देख रहा था। परमा धाड़ मारकर जोर से रोने लगी तो कलेक्टर समझ गया कि यह गंवारू औरत नहीं मानेगी। वह बेचैनी और गुस्से में होंठ चबाने लगा। फिर उसने आंगन से बाहर जाकर थानेदार को संकेत से पास बुलाया। थानेदार दौड़ा। कलेक्टर ने बहुत धीमी आवाज में उसे कुछ समझाया। तब तक एसपी के कदम भी उन तक पहुंच गए थे। इसी बीच क्षेत्र का विधायक भी पहुंच गया। आते ही उसने कलेक्टर और एसपी से कहा, आप चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा तो औरत मान जाएगी। थानेदार ने आश्वस्ति देने वाली मुद्रा में सिर हिलाया और घर के भीतर दाखिल हुआ। उसके पीछे कलेक्टर, एसपी और विधायक भी दाखिल हुए। अब आंगन में तहसीलदार, थानेदार, एसपी, कलेक्टर और विधायक परमा के आसपास खड़े थे। परमा दीवार से पीठ टिकाए बैठी अपमान और दुख से भरी रो रही थी। बेटी डरी सहमी भीतर के दरवाजे पर खड़ी थी। गोकुल के बूढ़े माँ बाप भीतर के कमरे में लगभग बंद कर दिए गए थे, जहाँ से कभी कभी माँ की चीख की शक्ल में रुलाई का कोई टुकड़ा बाहर आ जाता है। अपाहिज बाप लगभग गूंगा हो चुका था। थानेदार, तहसीलदार और विधायक परमा के पास उकड़ू होकर बैठ गए। दोनों ने अलग अलग मोर्चा नए हथियारों के साथ संभाला। तहसीलदार के पास प्रलोभन और आत्मीयता की भाषा की कोशिश थी, जिसमें उसे खासी कठिनाई आ रही थी, क्योंकि इतने बरसों की अफसरी में उसे कभी किसी से इतनी कोमलता से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। थानेदार के पास धमकी, डर और आतंक की परिचित और मनपसंद भाषा थी, जिसमें वह दक्ष था। उसने कहा, देख भाई, कल को किसी ने कह दिया कि गोकुल ने कर्जे के मारे आत्महत्या नहीं की, उसकी तो हत्या की गई है, तब क्या करेगी? कहने वाले की जबान पकड़ेंगे क्या? कहने वाले तो यह भी कह सकते हैं कि तूने ही गोकुल को निपटा दिया, चक्कर था तेरा किसी के साथ, देख लिया उसने, ये बाहर खड़ा है, क्या नाम है उसका, रात भर से वो लाश के पास बैठा है, गौरी शंकर, उसी ने फंदा कस दिया। शर्म, दुख और आतंक से परमा की आंखें बंद हो गईं। दारोगा, नरक में जाएगा तू, हाथ हाथ भर के कीड़े पड़ेंगे तुझे, वो मैं निपट लूंगा, कीड़ों से भी और नरक की तकलीफों से भी। थानेदार ने लापरवाही से उसकी घृणा को दुत्कारा। तू अपनी सोच, तुझे जेल हो गई तो तेरे बच्चों का क्या होगा? मरने वाले के बूढ़े माँ बाप गलियों में भीख मांगेंगे और देखता हूँ कौन भीख देगा। कहते कहते थानेदार के स्वर में गुर्राहट उतर आई। आंखों से बहते आंसुओं के बीच परमा की पूरी देह पसीने से नहा गई। उसने देखा थानेदार बहुत अर्थपूर्ण नजरों से उसकी बेटी को घूर रहा था। मालूम है ना, अनाथ लड़कियां कहाँ जाकर बैठती हैं, कहाँ गायब होती हैं, कहाँ बिकती हैं? थानेदार ने एक ऐसी क्रूर आवाज में कहा जो अदेखे चाकू सी उसकी छाती में उतरती चली गई। एकाएक दृश्य में तहसीलदार प्रकट हुआ, जैसे यहीं से उसका रोल शुरू होता हो। कैसी बातें कर रहे हो थानेदार साहब, ये इज्जतदार लोग हैं, अपनी इज्जत के लिए जान देने वाले। गोकुल ने इज्जत के वास्ते ही तो जान दी, आप इसे डराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, कहकर उसने एक कमीनी सहानुभूति के साथ परमा को सांत्वना दी, जिसमें कुछ ऐसा हो जाने की संभावना की पुष्टि थी। परमा डर और दुख के मारे कांपने लगी। वह कोशिश कर रही थी अपने भय की थरथराहट पर काबू पाने की, लेकिन नाकाम हो रही थी। कलेक्टर को उसका भय देखकर अब थोड़ी उम्मीद बंधी कि शायद यह बेवकूफ औरत मान जाएगी। तभी विधायक ने पुचकार के स्वर में कहा, और तुम कर्जे की चिंता मत करो, बैंक को बोल देंगे कर्जा माफ हो जाएगा। कृषि विभाग और बैंक दोनों जगह में तुम्हारी कर्जे की वसूली रोक देंगे। 2 दिनों में तो तुम्हारे सारे कर्जे से छुटकारा मिल जाएगा। फिर परमा की ओर उम्मीद से देखते हुए बोला, और तुझे 2 बोल बोलना है, इसमें किस बात का दुख और क्यों? मरने वाला कौन सुनने बैठा है कि तूने उसे पागल कहा है? इधर थानेदार और तहसीलदार परमा को समझा रहे थे, तभी कुशल प्रशासन का बेस्ट अवार्ड ले चुके कलेक्टर को एक और उपाय सूझा। उसने पटवारी और एक सिपाही को भीतर कमरे में गोकुल के माँ बाप के पास भेजा। थानेदार और तहसीलदार के संवादों का दोहराव भीतर कमरे में होने लगा। सुबह से दोपहर हो गई। भीतर के कमरे से गोकुल के माँ बाप ने आकर परमा को समझाया। डर, दुख और आतंक ने आखिरकार परमा को तोड़ दिया। उसे टूटते देखकर एसपी ने मन ही मन अपनी पीठ थपथपाई। कलेक्टर के चेहरे पर एक लुच्ची खुशी प्रकट हुई। परमा ने थानेदार की ओर देखा। दरोगा, यह तो आज मुझे मालूम हो गया कि भगवान इस दुनिया में नहीं है, कहकर उसने अपनी बेटी की ओर संकेत किया और बोली, तू इस बच्ची की माँ के हाय से डरना, तू मरने वाली की विधवा के शाप से डरना। थानेदार कुछ बोलने वाला ही था कि उसे परमा ने रोक दिया। अभी नहीं, घर जाकर सोचना,
तू इंसान होगा तो तुझे डर लगेगा। कलेक्टर ने अपनी खुशी को बहुत प्रयास करके दबाया और थानेदार को संकेत किया कि इसे बोलने दो। वह जानता है दुख में आदमी गलत सलत बोलता है। खास बात तो यह है कि हमारा काम हो जाएगा। परमा फिर तहसीलदार की ओर पलटी। तुम्हारी जुबान बहुत मीठी है साहब जी। तहसीलदार अपनी इस प्रशंसा से थोड़ा मुस्कुराया। तभी परमा ने कहा, पर इस जुबान से ऐसा मीठा मत बोलो, इससे तो गू खाना अच्छा। तहसीलदार के चेहरे से खुशी उड़ गई। वह तिल मिलाया। पागल हो गई है क्या? कुछ भी बक रही है। वह गुस्से में उबलने लगा। तभी कलेक्टर ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ धरा और धीमे लेकिन सख्त स्वर में बोला, उस औरत को बार बार पागल मत कहो, कोई सुन लेगा। हमें मीडिया के सामने उसका बयान चाहिए, एक स्वस्थ और होशो हवास में खड़ी औरत का बयान, समझे? तुम गुस्से में या भूल में भी उसे पागल मत कहो। पागल औरत का बयान 2 कौड़ी का, सारी मेहनत बेकार जाएगी। तहसीलदार ने सहमति में सिर हिलाया और वापस परमा को समझाने लगा। परमा कलेक्टर की बातें सुन रही थी, लेकिन उसके लिए इन बातों का एकाएक कोई अर्थ नहीं था। और ये कर्जे की माफ़ी वाली बात इस गांव में दोबारा मत करना। परमा ने विधायक के गुस्से की परवाह किए बगैर उसे कहा, ऐसे में तो गांव के दूसरे किसान भी कर्जे से छुटकारा पाने के लिए फांसी पर चढ़ने लगेंगे। उन लोगों को कर्जे से छुटकारे के लिए ये आसान लगेगा। गांव में कर्ज में डूबे और भी किसान हैं। मेरे कर्जे की चिंता तुम मत करो। घर खेत बिक जाएंगे तो मजदूरी करूंगी, नहीं तो दरोगा ने दूसरी राह बता दी है, खुद बिक जाऊंगी और घर को पाल लूंगी, पर तुम्हारी दी हुई कर्जे की माफ़ी नहीं लूंगी। विधायक चुप रहा। तहसीलदार और थानेदार भी चुप हो गए। एसपी ने इशारा किया। थानेदार बाहर दौड़ा। तुरंत गांव की काकड़ पर रोके गए मीडिया के लोगों को गांव में प्रवेश दिया गया। एक बड़ी भीड़ गोकुल के घर के सामने आ गई। दर्जनों कैमरे और माइक लिए वे परमा को घेर कर खड़े हो गए। लाश आंगन के कोने में रखी थी। परमा ने सिर्फ वो वाक्य बोले जो उसे बताए गए थे। मेरा पति पागल था, पागलपन में उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद वह जोर से रोने लगी तो कलेक्टर को अवसर मिल गया। देखिए, वह गहरे दुख में है, बाकी बातें फिर। अभी मरने वाले की विधवा को दुख में ज़्यादा परेशान नहीं करना है, कहकर कलेक्टर ने तहसीलदार की ओर इशारा किया। तहसीलदार पत्रकारों को घर से चलने के लिए मनुहार करने लगा। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। पत्रकारों के पीछे भीड़ खड़ी थी। बच्चे भी कौतूहल से पत्रकारों को देख रहे थे। गौरी शंकर, जो इतनी देर से घर के बाहर था, भीतर आ गया था। वह कलेक्टर के पास आकर खड़ा हो गया। साहब, आप लोगों की ड्यूटी पूरी हो गई हो तो आप लोगों का काम हो गया हो तो हम भी मिट्टी को मसान ले जाने की तैयारी करें। गौरी शंकर ने लाश की ओर संकेत करके कलेक्टर से कहा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लायक भी कोई काम हो तो बताओ। कलेक्टर के स्वर में मिश्री घुल गई। बस साहब, घर और आंगन से भीड़ हट जाए, आप लोग आंगन से बाहर हो जाएं तो हम लोग यह आंगन गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें, फिर इस जमीन पर आरती तैयार करेंगे। गौरी शंकर ने हाथ जोड़कर कहा। कलेक्टर ने गौरी शंकर को ध्यान से देखा। उसे लगा वह आंगन पवित्र करने की बात उसकी उपस्थिति से जोड़कर व्यंग्य में कह रहा है, लेकिन गौरी शंकर का चेहरा भावहीन था। वहाँ सिर्फ दुख था। कलेक्टर को जिससे कोई मतलब नहीं था। उसने पटवारी को संकेत किया। पटवारी परमा को भीतर ले जाने लगा और भीतर जाते जाते परमा विधायक के पास रुक गई। सारे कैमरे उसकी ओर पलट गए। विधायक तस्वीर खिंचाने के लिए अपनी स्थायी मुस्कान के साथ खड़ा रहा। तभी परमा ने पूरी शक्ति से विधायक के मुंह पर थूका। विधायक का पूरा मुंह थूक से भर गया। सारे कैमरे हरकत में थे। कलेक्टर हक्का बक्का रह गया। वह आगे बढ़ा तो परमा ने जोर से खंकारा और मुंह में थूक इकट्ठा किया और कलेक्टर के मुंह पर थूका। कलेक्टर का चेहरा भी थूक से भर गया और थूक का रेला बहकर उसकी उजली टाई और कमीज पर गिरने लगा। गांव के बच्चे जो इस बीच वहां भीड़ देखकर इकट्ठा हो गए थे, हंसने लगे। फिर जाने क्या सोचकर जोर जोर से ताली बजाकर कूदने लगे। परमा ने भी कलेक्टर के पास जाकर धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, अब पागल बोल के देख मुझे, बोल पागल। जो सचमुच उस गुस्से में पागल बोलने ही वाला था कि मन महसूस कर चुप रह गया। जेब से रुमाल निकालकर चेहरे पर गिरा थूक पहुंचने लगा। विधायक अपने कुर्ते से थूक पहुंच चुका था। बच्चे अभी भी कूद रहे थे और तालियां बजा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।